नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने लिखा है कि किसानों के खिलाफ लाए गए बिल के विरोध में वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रही हैं और उन्हें बेटी और बहन की तरह किसानों के साथ खड़े होने का गर्व है। हालांकि इस इस्तीफे से कुछ ही देर पहले हरसिमरत कौर ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी थी और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सबकी प्रेरणा बताया था। लेकिन इसके बाद वो किसानों के साथ आ गईं और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ एक बार फिर से किसान हित, न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों की बात शुरू हो गई है। सरकार इन बिलों के पक्ष में दलीलें दे रही है तो किसान और विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मसले की हकीकत क्या है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। केंद्र सरकार की ओर से संसद में जो 3 बिल पेश किए गए हैं वो हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता बिल। इन तीनों बिलों के बारे में मैं विस्तार से बात कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिख जाएगा। अब बिल सरकार की तरफ से पेश किए गए हैं तो जाहिर है कि सरकार इन्हें किसानों के हित में ही बताएगी। सुनिए क्या कहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन किसान मंडी की जंजीरों में बंधा हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन विधेयकों के माध्यम से उसको आज़ादी मिली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों के लिए लाए गए इन बिलों के फायदे गिनाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन अब सरकार की साझेदार रहे शिरोमणि अकाली दल के साथ ही विपक्ष भी इन बिलों की आलोचना कर रहा है। सुनिए विपक्ष के तर्क क्या हैं। हमारे राज्य में 99% नहीं तो 100% सब किसान से जुड़े हुए हैं। जो दुकानदार है उसकी दुकानदारी भी किसान पे निर्भर है, जो आड़तिया है, जो व्यापार है, वो सब किसान पे निर्भर हैं। एक किसान ही नहीं, उसके साथ मजदूर जुड़े हुए हैं, उसके साथ आड़तिया जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा, पूरी इकोनॉमी किसानी पे चलती है। जे ये किसानों को लग रहा है हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा हिल के प्राइवेट प्लेयर्स आके हमारा भविष्य नष्ट कर देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनने के बाद आपका ध्यान बार बार 2 शब्दों पर जा रहा होगा। पहला शब्द है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूसरा शब्द है स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें। और किसानों के लिए आए इन 3 बिलों पर सबसे बड़ा विवाद इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द है। तो अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जो किसान भाई या किसान परिवार के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पहले से ही इन दोनों की समझ होगी, लेकिन जो लोग इन दोनों शब्दों के बारे में नहीं जानते हैं उनका भी इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप चाहे जो बन जाएं, अगर किसान अनाज नहीं उपजाएगा, अगर किसान को उसकी उपज का हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर किसान को उसके अनाज का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आपको भी भोजन नसीब नहीं होगा। तो पहले बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो कीमत होती है जो सरकार किसी अनाज की बुआई की शुरुआत से पहले ही तय कर देती है कि इससे कम कीमत पर वो अनाज नहीं बेचा जाएगा। दाम तय करने के लिए सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के जरिए देश में सर्वे करवाती है, आंकड़े जुटाती है और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके किसी फसल का दाम तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति 100 किलो या प्रति क्विंटल और ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति 100 किलो या प्रति क्विंटल है। यानी कि अगर किसान सरकार को अपना गेहूं या धान बेचेगा तो सरकार की ओर से इससे कम कीमत पर वो फसल
नहीं खरीदी जाएगी। आपको अब लग रहा होगा कि वाह क्या बात है, सरकार तो किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने में मदद कर रही है। यह सच भी है, लेकिन अगर थोड़ा सच सरकारी खरीद का देखेंगे तो पाएंगे कि देश के तमाम गांवों और कस्बों में सरकारी खरीद होती ही नहीं है और किसान अपना अनाज औने पौने दाम में किसी सेठ को, किसी साहूकार को, किसी बड़े व्यापारी को बेचने को मजबूर हो जाता है। फिर वही सेठ, साहूकार और व्यापारी इस अनाज को सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचते हैं और फिर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। इस खेल को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन फिर कभी। फिलहाल बात इससे आगे की करते हैं। सरकार कहती है कि उसने स्वामीनाथन कमेटी की लगभग सारी सिफारिशें लागू कर दी हैं। अब ये स्वामीनाथन कौन हैं, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। एमएस स्वामीनाथन देश के जाने माने जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने और हरित क्रांति के बल पर भारत को अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 2004 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों की हालत सुधारने के लिए 18 नवंबर 2004 को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी ने साल 2006 में किसानों की दशा सुधारने के लिए करीब 201 सिफारिशें दी। इन सिफारिशों में भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की बात थी, सिंचाई के लिए कानून बनाने की बात थी, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किए जाने की बात थी, प्रोडक्शन की बात थी, मिट्टी की जांच की बात थी, क्रेडिट कार्ड और बीमा की बात थी, फूड सिक्योरिटी की बात थी और किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए तमाम नियम और कानून बनाने और उपाय करने की बात की गई थी। इनमें से कुछ सिफारिशें कांग्रेस के जमाने में लागू हुई और कुछ सिफारिशें बीजेपी की मोदी सरकार ने मान ली और उन्हें लागू कर दिया। लेकिन अब भी स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका है, जबकि इन सिफारिशों को आए 14 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और 2 प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं। और जो सबसे बड़ी सिफारिश अब तक लागू नहीं हो पाई है वो है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए की गई सिफारिश। स्वामीनाथन आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया को खत्म करे और किसान जो फसल उगा रहा है उसकी लागत का 1.5 गुना मूल्य उसे दे दिया जाए। कांग्रेस के वक्त में तो स्वामीनाथन आयोग की इस सिफारिश पर किसी ने कान तक नहीं दिया था। और रही बात बीजेपी की और मोदी सरकार की, तो वो कहती है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दिया जा रहा है और 2022 में उनकी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। हालांकि फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की लागत और उपज के बाद उनकी फसल का मूल्य तय करने के लिए A2, FL और C2 फॉर्मूला दिया था। A2 में फसल की पैदावार के लिए जितना भी नकद खर्च हो रहा है उसे जोड़ा गया था, जैसे बीज के लिए जो पैसा जा रहा है, खाद के लिए जो पैसा जा रहा है, दवाइयों पर जो पैसा खर्च हो रहा है, मजदूरी पर जो पैसा खर्च हो रहा है, डीजल का खर्च और सिंचाई के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, इन सबको जोड़ा जाता था A2 में। FL में किसान के परिवार के जितने भी सदस्य खेत में काम करते हैं उन सदस्यों की मेहनत की अनुमानित लागत को जोड़ा गया था और फिर देश भर का उसका औसत निकाला गया था ताकि एक नियम तय किया जा सके। C2 में A2 और FL के खर्च के अलावा जमीन के किराए और खेती के लिए लिए गए पैसे पर लग रहे ब्याज को भी जोड़ दिया गया था। इस लिहाज से किसानों को उनकी उपज के लिए जो रकम मिलनी तय हुई थी वो थी C2 प्लस C2 का 50%। यानी कि अगर A2 और FL को मिलाकर 80 रुपए होते हैं और C2 के साथ ये कीमत 100 रुपए हो जाती है तो किसान को 150 रुपए मिलने चाहिए, यानी कि लागत का 1.5 गुना। अभी होता क्या है? अभी होता यह है कि सरकार फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और कहती है कि उसने किसानों को 1.5 गुना पैसा दे दिया है, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ A2 और FL को ही जोड़कर देती है। जमीन के किराए और खेती के लिए लिए गए पैसे पर लग रहे ब्याज को सरकार अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं जोड़ती है। और यही वजह है कि देश में जब भी किसान अपनी बात को मनवाने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का और उनकी सिफारिशों का। एक तो वो ऐसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और अब जो सरकार 3 नए बिल लेकर आई है उनसे किसानों को यही डर सता रहा है कि फिलहाल जो एमएसपी मिल भी रही है अब उनसे वो भी छिन जाएगी।
उनकी उपज की खरीद अब बड़े बड़े कारोबारी करने लगेंगे, बड़े बड़े व्यापारी करने लगेंगे और इससे किसानों को खासा नुकसान हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, वो पहले की तरह बरकरार रहेगा। लेकिन वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो किसान फिलवक्त उसी स्थिति में है। इतने दिनों से तबाही और लाचारी झेल रहे किसानों को अब कोई उम्मीद नहीं दिखती है और मजबूरन वो अपनी खेती और किसानी को छोड़कर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते हैं और फिलहाल भी वो यही कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का नतीजा क्या होगा ये तो फिलहाल साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप हमें ये जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपके कितने काम की है। बाकी देश दुनिया की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी का लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।